हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई है 2022 वाली। फ्रेंड्स, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने बिहार के इतिहास को और फ्रेंड्स आधुनिक भारत के इतिहास को हमने दो भाग में कवर कर लिया है। कंप्लीट हो चुका है हमारा बिहार का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार का भूगोल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर होते चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है 47वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में और 53वीं-55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गोरी का गुलाम था, ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर यह शीघ्र ही गोरी का विश्वास पात्र बन गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बचपन में बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से इसे कुरान ख्वां कहा जाता था। ठीक है, जिसके कारण से इसको कुरान ख्वां कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 महीने के पश्चात 1206 में करवाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी फ्रेंड्स ये लाहौर थी। याद रखेंगे, राजधानी इसकी कहाँ थी। राजधानी इसकी लाहौर थी। और लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसने लाया, तो इल्तुतमिश ने लाया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट आधुनिक भारत को कवर कर लिया है, बिहार के इतिहास को भी हमने कवर कर लिया है, साथ ही साथ बिहार के भूगोल को भी कवर कर लिया है। और 2021 और 2022 बिहार करंट अफेयर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन है पिछले एक वर्ष को, उनको हमने कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू किया था और इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मस्जिद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स, ये प्रथम अक्ता जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो पहला विवरण प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में बिहार में जो बख्तियार खिलजी था उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी ने किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस इसी ने करवाया था। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था मलिक जानी को। ध्यान रखेंगे, किसको किया था, मलिक जानी को किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलवन। याद रखेंगे बलवन जो था इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी अपने विरोधियों के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो देखिए आ गया बलवन, राइट आंसर हो जाएगा। यह गुलाम वंश का शासक था बलवन, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स यह जो था यह पृथ्वी पर जो है ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि अल्लाह का अपने आप को प्रतिनिधि मानता था और अपना स्थान जो है यह पैगंबर के बाद मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब उसने किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने यह जो कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और इसी संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की मैं आज्ञा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। क्लियर। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये जफर खां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जफर खां था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। तो इनके पति का नाम राणा रतन सिंह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, उसी में जो है यह वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो उस समय देवगिरी के शासक जो था फ्रेंड्स ये रामचंद्र देव था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी ले गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स उसका नाम क्या रखा था, तो फ्रेंड्स उसको रखा था दौलताबाद। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो देखिए यह विकसित हुई थी खालसा भूमि यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, ये सब पेंशन दिया जाता था। मिल्क और वक्फ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिल्क और वफ, याद रखेंगे। क्लियर, उनसे ये सभी ले लिया था ये जमीन, और खालसा भूमि इसी के कारण अधिक पैमाने पर बढ़ गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, याद रखेंगे। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। तो यह सुल्तान था कौन, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक था, ध्यान रखेंगे। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के कारण जो है प्रसिद्ध रहा है। तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या थी। तो दार उल सफ़ा जो था फ्रेंड्स यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, राज्य के खर्च पर ही हज की व्यवस्था करने वाला यह पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और ये जो दारुल सफ़ा था यह एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल, और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो थे कुशल हकीम रखे जाते थे। ठीक है, जो वेटनरी डॉक्टर थे वो रखे जाते थे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम भी फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यह दासों का बहुत शौकीन था
और फ्रेंड्स उनकी देखभाल के लिए एक पृथक इन्होंने विभाग की भी स्थापना किया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान इसने स्थापित किया था, जो कि दास विभाग संबंधित है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक जो था यह बागवानी में भी रुचि रखता था। ठीक है, और फ्रेंड्स दिल्ली के निकट 1200 नए बाग इसने लगवाए थे। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में आया था, याद रखेंगे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के बाद जो है फ्रेंड्स यह सैयद वंश हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे सैयद वंश। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी सैयद वंश का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा स्थापित किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सिकंदर लोदी। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे, हरिहर द्वितीय जो था यह फ्रेंड्स बुक्का का पुत्र था। ये बुक्का जो था इसका पुत्र था, और बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव राय जो थे फ्रेंड्स यह किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह जो वंश था यह था तुलुब वंश। ठीक है, ये तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय। क्लियर है। और फ्रेंड्स इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध जो है यह किया था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। और इस युद्ध में जो था कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भू राजस्व थी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है हम्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो थी ये विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, और हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित भी किया गया है। याद रखेंगे, हम्पी कर्नाटक में है। क्लियर। चलिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर। उसके बाद देखिएगा कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो सबसे पहले जाने कि दीवाने अर्ज जो था वह किस प्रकार का विभाग था? तो दीवाने अर्ज जो था एक प्रकार का सैन्य विभाग था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना करवाया था बलबन ने। क्लियर, तो ये रक्षा विभाग हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा रायगढ़। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह जो प्रथा थी ये मराठा की भू राजस्व प्रथा थी। ठीक है, सरंजामी भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था मराठा काल में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, बहमनी राज्य का जो संस्थापक था ये पूछा जा रहा है कि कौन था। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना जफर खां नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्लियर। और फ्रेंड्स गुलबर्गा को अपने इसने जो है राजधानी बनाया था, गुलबर्गा को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला जो कर था वो आपका था इसमें से खराज। उसके बाद जो था वो था उस्र, और तीसरा जो था वो था मुक्तई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये तीनों जो थे यह भूमि उत्पाद पर लगाए जाने वाले कर थे सल्तनत काल में।
जबकि ये खम्स जो होता था यह लूट का धन होता था। ठीक है, लूट में जो सुल्तान का हिस्सा होता था यानी कि उसको खम्स कहा जाता था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी था, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। चलिए सीधे 50% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ये जो थे यह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुहरावर्दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो था इस्लाम शाह भी था, और इस्लाम शाह का जो फादर था जिसका नाम शेर शाह था, शेर शाह सूरी, वो भी था। तो शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। यह जो प्रणाली थी सैन्य विभाजन की 200, 250 और 500, ये जो थी ये शेर शाह के समय भी थी और इस्लाम शाह के समय भी थी। एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जवाबिद का संबंध किससे था। तो जवाबिद जो था फ्रेंड्स ये क्या था। तो फ्रेंड्स यह जो था यह राज्य के कानून से इसका संबंध था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका राज्य के कानून से हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। तो देखिए सल्तनत काल के जो सिक्के थे टंका, सस्कनी और जीतल, ये जो थे फ्रेंड्स यह क्रमशः चांदी और फिर तांबा, यानी कि आपका यहाँ पर देखिएगा टंका जो था ये चांदी का, ससगनी जो था ये भी चांदी का, और जीतल जो था ये तांबा का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। ठीक है, सबसे पहले कागज का प्रयोग जो है चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है। तो तबकात ए नासिरी के लेखक है मिनहाज उल सिराज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी भक्ति संतों में के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, बताइए। तो देखिए उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिससे कि जो भक्त थे, जनसाधारण थी, वो समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा कहीं कहीं इसका आंसर जो है गियासुद्दीन तुगलक भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, और कहीं कहीं अलाउद्दीन खिलजी भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि यहीं पर आंसर दिया गया है, बहुत जगह अलाउद्दीन खिलजी भी दिया गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, दरअसल इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही सही होगा। क्यों होगा, तो देखिए फ्रेंड्स वैसे तो गियासुद्दीन तुगलक के साथ भी निजामुद्दीन औलिया के संबंध ठीक नहीं थे। ठीक है, देखिए दरअसल हुआ क्या था कि जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से लौट रहा था, तो फ्रेंड्स इसने कहा था इनको कि उसके आने से पहले निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ देने के लिए इसने कहा था। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा था उस समय, क्या कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। क्लियर। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इससे स्पष्ट जो है निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सुल्तान मेरे घर में आएगा तो मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, तो स्पष्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार किया था। हालांकि गियासुद्दीन तुगलक के साथ भी संबंध ठीक नहीं थे, और निजामुद्दीन औलिया जो थे फ्रेंड्स यह दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राज्य को इन्होंने देखा था। अगला प्रश्न हम, और किसी के दरबार में नहीं गए थे, इस बात को ध्यान भी रखेंगे आप। देखिए 12 मासा की रचना किसने की थी। 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, याद रखेंगे, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, और आखिरी कलाम भी इन्हीं की है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि तुगलमा प्रथा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए ये जो तुगलमा प्रथा था ये सैन्य कुशलता का ही तो हिस्सा था। तो सही जो हो चुनना है तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, उसकी सैन्य कुशलता। अब घुड़सवार भी था, बहुत सारे हाथी सवार भी सेना थे, तोप का भी इस्तेमाल किया था उसने, तो ऐसा थोड़ी है, सब ये सैन्य कुशलता का ही हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तुजुके बाबरी जो था फ्रेंड्स यह किस भाषा में लिखा गया था। तुजुके बाबरी जो था यह लिखा गया था तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया था, और बाद में
फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। फारसी भाषा में बाद में अनुवाद किया गया था। फारसी जो था फ्रेंड्स, यह मुगलों की राजभाषा थी, ये भी याद रखेंगे, फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में इसने किया था। ठीक है, 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार इसने आक्रमण किया था और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर शाह सूरी जो था, इसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए, और 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी इसने जीता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये ऑब्वियसली आपको पता है, राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था 1564 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख जो युद्ध थे, तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें, और युद्धों के नाम नीचे यहाँ पर अंकित किए गए हैं, यहाँ से बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका हो जाएगा देवरा का युद्ध। ठीक है, देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। तो यहाँ पर देखिए, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, 1531, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 3 है, 1531। उसके बाद देखिए, चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध, इसको बिलग्राम का युद्ध भी क्या कहा जाता है, 1540 में। और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, 1555 में, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो फ्रेंड्स, ये कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था। याद रखेंगे, हजरत आला की उपाधि इसने धारण किया था। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, 1529 में बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, जब इसी को पराजित किया था शेरशाह ने 1529 में, तब हजरत आला की उपाधि इसने धारण की थी। और चौसा के युद्ध में जब इसने हुमायूं को पराजित किया था 1539 में, तो इसने शेर शाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो फ्रेंड्स, ये हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें जो है अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे। और फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा हकीम खान। ठीक है, हकीम खान जो थे महाराणा प्रताप के सेनापति थे। वहीं अगर हम बात करें कि मुगल सेनापति कौन था, तो मानसिंह था और आसफ खां था। ठीक है, आसफ खां और मानसिंह था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर को इसने 1563 में समाप्त किया और जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। उसके बाद देखिएगा कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो यह 1576 में मिला लिया था। ठीक है, 1576 में इसने जो है बिहार और बंगाल को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे कि भारत में किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो उस समय शासक अकबर था। ठीक है, अकबर के समय में ही किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। क्लियर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? देखिए, इत्माद-उद-दौला जो था ना, एक पद होता था, एक ये पद था। और फ्रेंड्स, यह पद जो था यह दिया गया था किसको? तो फ्रेंड्स, यह पद जो है दिया गया था मिर्जा गियास बेग को। और ये इत्माद-उद-दौला जो पद था उन्हीं को दिया गया था, और ये नूरजहाँ के फादर थे मिर्जा गियास बेग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ये जो है आगरा में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, यह मकबरा जो था यह सफ़ेद संगमरमर का ऐसा पहला मकबरा है जिसमें कि बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों की पहली बार पितरादुरा जो जड़ाऊ होता था, पितरादुरा पत्थर, उसका जो है इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पितरादुरा लिखा गया है, प्राचीनकारी किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मध्यकाल में जो बटाई शब्द था इसका अर्थ था
तो फ्रेंड्स ये जो था लगान निर्धारण का एक तरीका था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बटाई। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया था हुमायूं ने। क्लियर, हुमायूं ने जो है बनवाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुमायूं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दस्ताने हमीर अमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। अब ये देख लीजिए, दस्ताने हमीर अमजा जो था इसमें हजरत मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के साहसिक कारनामों का इसमें वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो दस्ताने हमीर अमजा था इसका चित्रण जो है अकबर ने जो है इसका चित्रण करवाया था। और ये जो दस्ताने हमीर अमजा था ये अकबर के समय में इसका चित्रण स्टार्ट किया गया था। सैयद अली ने जो है पहले, मीर सैयद अली ने पहले इसको तैयार किया था, बाद में अब्दुल समद ने जो है इसको तैयार किया था। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल समद भी है और मीर सैयद अली भी है, और अकबर के शासनकाल में इसको पूरा किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। तो ये हुआ था किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दसवंत और बसावन जो थे ये प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, दसवंत और बसावन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। तो ये जहांगीर के समय में था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो ये टोडरमल की उपज थी। ठीक है, टोडरमल जो थे फ्रेंड्स ये जब्ती प्रणाली उन्होंने ही तैयार किया था, और टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए अकबर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये विलियम फिंच ने कहा था, और विलियम फिंच के अनुसार जो है पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का निर्माण जो है 40 वर्ष लगे थे इसके निर्माण में, और इसके निर्माण हेतु टोटल 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। अगला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का जो अकबर कहा जाता था ये कहा जाता था जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन को। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए इसको जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो यह प्रथा जो है शुरू किया था जहांगीर ने। और फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो 2 अस्पा और सिंह अस्पा का जो पद था यह दिया गया था महावत खां को। ठीक है, महावत खां को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो मेन कारण था, जड़ था, वो क्या था। तो फ्रेंड्स वो था कंधार। देखिए कंधार राज्य ईरान के शाह और मुसलमानों के बीच संघर्ष की सबसे मेन जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, और दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं के कार्यान्वित किया जाना बहुत ही कुछ जो था ये कंधार को अपने हाथ में रखने पर निर्भर करता था। ये कंधार हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दिल्ली के लाल किले, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, इन सब का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स 1666 ईस्वी में हुआ था किनका जन्म। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। मुगल प्रशासन में मुहतबिस था। तो मुहतबिस जो होता था यह लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक है, देखिए इसका जो कार्य था यह प्रजा में आचरण को उच्च बनाए रखना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो यह जो है विद्वानों को दी जाने वाली
राजस्व मुक्त जो अनुदत्त भूमि थी उसी को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप कमेंट करके इसका बताइएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा, और बता दूं कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, और शाहजहां पहला शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, और आखिरी शासक आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देख लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिले नहीं होने दिया था। तो फ्रेंड्स ये था आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरे जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मध्यकालीन भारत के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी तक में, हमने आपको कवर करवा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे शेयर कर दीजिए।